नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर संभल से है। इशाकपुर में फिर धमाके से दहला गांव। इशाकपुर में दूसरी बार धमाका हुआ है। आपको बता दें, खंडहर नुमा मकान में तेज विस्फोट से मची है अफरा तफरी। आधा दर्जन से अधिक पशु झुलसे हैं। आसपास के घरों में भारी नुकसान हुआ। एएसपी मनोज कुमार रावत समेत भारी पुलिस फोर्स पहुंची है। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव इशाकपुर में मंगलवार को हुए जोरदार धमाके से पूरा गांव दहल उठा है। खंडहर नुमा मकान में हुए विस्फोट की आवाज कई गांव तक सुनाई दी है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक कांप उठी है और कई घरों में नुकसान हो गया है। मंगलवार दोपहर अचानक उसी खंडहर में तेज धमाका हो गया। धमाके के समय पास में मनोज पुत्र गणपत और साथी ब्रह्म प्रकाश पुत्र मदन लाल निवासी इशाकपुर की भैंसें बंधी थी। विस्फोट के बाद उठी तेज लपटों और साथ ही गर्मी की चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक पशु झुलस गए हैं। धमाके की आवाज सुनते ही महिलाएं और बच्चे घबराकर घरों से बाहर निकल आए हैं। मौके पर चीख पुकार और साथ ही भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही रजपुरा थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी मनोज कुमार रावत और फोरेंसिक टीम भी गांव पहुंची है। के ग्राम इशाकपुर में एक खाली घर में पटाखों में विस्फोट हुआ। इस सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर पुलिस टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य में कार्रवाई करवाई गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ग्राम इशाकपुर निवासी ब्रह्म प्रकाश के पास एक पटाखा निर्माण का लाइसेंस है। उसका लाइसेंस कहीं किसी और जगह का है और उसने पटाखा भंडारण इस खाली मकान में किया हुआ है, जिसका कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसमें विस्फोट हुआ है। इस पर थाना रजपुरा पर ब्रह्म प्रकाश के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य, किसी भी व्यक्ति को कोई चोट वगैरह नहीं आई है और प्रकरण में अग्रिम मैदानी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां वर्दी की लाचारी और एक माह की जंग महिला होमगार्ड के कमांडेंट पर लगाए उत्पीड़न का आरोप। खाकी वर्दी जो सुरक्षा और न्याय का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन क्या हो जब उसी वर्दी के भीतर बैठा एक जिम्मेदार अधिकारी भक्षक बन जाए। आज कहानी एक ऐसी महिला होमगार्ड की है जो न केवल समाज की सुरक्षा के लिए लड़ रही है, बल्कि अपने घर के भीतर एक दिव्यांग और बीमार बच्चे की जिंदगी के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न का ये खेल पिछले कई महीनों से जारी है। एक तरफ सिस्टम की संवेदनहीनता, तो दूसरी तरफ एक मां का संघर्ष। आरोप है कि कमांडेंट महोदय ने न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक तौर पर भी महिला को प्रताड़ित किया है। और साथ ही पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने पहुंची पीड़िता के अनुसार वह सिंगल मदर है और उसका छोटा बच्चा अपाहिज होने के साथ ही हृदय रोग से ग्रस्त है और इसका इलाज जारी है। बच्चे को अधिक देखभाल की जरूरत है। ऐसे में वह ड्यूटी के साथ मां का भी फर्ज निभा रही है, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारी मौके का फायदा उठाकर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। ड्यूटी लगवाने के नाम पर रिश्वत की मांग। और साथ ही सवाल ये है, क्या नियम और कायदे सिर्फ कागजों तक ही सीमित और साथ ही कमजोरों के लिए ही बने हैं। क्या एक दिव्यांग बच्चे की मां को न्याय मिलेगा या रसूखदार अधिकारी अपनी कुर्सी की ताकत इस तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। आप कौन हैं और क्या मामला है, यहाँ क्यों आई? सर, मैं उमरा खान हूँ, महिला होमगार्ड हूँ और मैं अकेली महिला भी हूँ विभाग में। इसलिए अल्पसंख्यक होने के नाते कमांडेंट महोदय मेरा बहुत तरह से मेरा शोषण कर रहे हैं। मेरा बच्चा हार्ट का पेशेंट है और मेरा बच्चा पैर से भी विकलांग है और मेरा बच्चा माइनर बच्चा है, ना कि स्वस्थ बच्चा है। ये मेरी ड्यूटी हर महीने इस थाने उस थाने उस थाने उस थाने इसी तरीके से हर महीने मुझे नचा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी ऐसे ऐसे जगह भेजूंगा जहां तुम बच के ना आओ। वर्तमान माह में मेरी ड्यूटी ये मई 1 तारीख से मेरी ड्यूटी ये ढेबरुआ लगा दी है। मैं इनको कई बार एप्लीकेशन दी कि सर मैं ढेबरुआ कैसे जाऊंगी, मैं ढेबरुआ से कैसे आऊंगी। कह रहे हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा काम था ड्यूटी लगा देना और तुम्हारा काम है ड्यूटी करना। नहीं पहुंचोगी तो वहाँ के एसओ से तुम्हारा दिमाग फिट करा दूंगा। अच्छा, आपने बताया नहीं कि मेरे बच्चे को यह समस्या है, इसलिए मुझे नज़दीक ड्यूटी लगाया जाए जिससे मैं ड्यूटी भी कर लूँ, अपने बच्चे का देखभाल भी कर लूँ। सर, मैं कितनी बार उनको बता चुकी हूँ। मैं जनवरी माह में मैं अपने बच्चे का इलाज कराने बॉम्बे गई थी। जो यहाँ देखिए अखिल भारतीय हॉस्पिटल
और एक हॉस्पिटल है वहाँ सरकारी, और एक जुपिटर हॉस्पिटल है, उस सब का रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ, वहाँ इनको मैं 1 महीने का मैं बोली थी कि मेरी ड्यूटी डिफाल्टर कर दीजिए, इन्होंने मेरी ड्यूटी नहीं डिफाल्टर किया। कहा अगर जो डिफाल्टर ड्यूटी करवाओगी तो 5,000 रुपया दो, और नहीं तो छुट्टी लगाओ। इस पे छुट्टी भी मैं लगा दी, मेरा वेतन भी पूरे 1 महीने का काट लिए हैं, और मेरी मानव दिवस भी नहीं कम किए हैं। इस तरीके से हमारा उत्पीड़न हर तरह से कर रहे हैं। या तो मैं अपनी पूरी कमाई उनको दे दूं, तो अपने बच्चे के लिए क्या रखूंगी? मुझे 6 महीने बाद फिर इस बच्चे का ऑपरेशन करवाना है पैर का, तब मेरा बच्चा इस पृथ्वी को छू पाएगा, चल पाएगा मेरा बच्चा। आज एसपी ऑफिस आई थी, क्या सांत्वना मिला? सर बोले हैं कि कमांडेंट से कहा जाएगा कि नज़दीक में ड्यूटी 12 दिन तक मैं ड्यूटी की हूँ, आज से मैं ड्यूटी वहाँ छोड़ दी हूँ। मैं कैसे आऊँ जाऊँ? कल मैं 8 बजे रात में ट्रेन से पहुँची हूँ घर। मैं एक सुबह में 7 बजे निकलती हूँ थाना डेबरुआ, यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे साधन भी कोई नहीं मिलता, कोई बस नहीं चलती है, टेम्पू वाले हैं 1-1 घंटे बाद चलते हैं, और वहाँ टाइट भी व्यवस्था करवा दिए हैं कि ये समय पे ना पहुँचे तो इसका एब्सेंट करो, ये समय से अगर जो वहाँ से निकले तो भी इसका एब्सेंट करो। मतलब हर तरह से शोषण कर रहे हैं मेरा। या तो ये मुझे इस विभाग से निष्कासित कर दें, और या तो ये अपना जो उत्पीड़न है वो बंद कर दें, एकदम बंद कर दें। हाँ सर, एक होमगार्ड महिला है जो कि बहुत पीड़ित है और बच्चा भी उसके डिस्टर्ब है, और वो लेके आई थी एसपी ऑफिस पे आपके पास में कि उसके कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और दूर दूर उसकी ड्यूटी लगाई जा रही है। क्या करें? ये आपके ये जो इशू आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, इसमें हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात करेंगे और प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगाकर एक बार जांच करा के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके उपरांत लोग ये भरोसा। उसके आरोप है कि अगर ड्यूटी कटवाती है या कुछ करवाती है तो 5,000 रुपये एवज उसको देना पड़ता है। ऐसे में गरीब महिला भी है। अब जहाँ तक हमारे संज्ञान में है ये सब सॉफ्टवेयर से होता है और रैंडमली सारे लोगों का अलॉटमेंट होता है। फिर भी अगर उनके बात में कुछ सच्चाई है तो उसको जाँच करके पाली नगर में करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित रोडवेज बस स्टेशन का प्रदेश के परिवहन मंत्री द्वारा भव्य लोकार्पण किए जाने के लगभग 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बस स्टेशन से बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका। वर्तमान में रोडवेज बसें अभी भी मुख्य सड़क पर खड़ी होकर जाम की स्थिति पैदा कर रही हैं, जबकि रात्रि के समय बसें रामलीला मैदान में खड़ी नजर आती हैं। लोकार्पण समारोह में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आधुनिक परिवहन व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक बसों और साथ ही गाँव-गाँव बस सेवा पहुंचाने की बड़ी घोषणाएं की थी। वहीं माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने भी इसे क्षेत्र के विकास का मील का पत्थर बताया था, लेकिन उद्घाटन के बाद बस स्टेशन का संचालन शुरू न होने से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरदोई के आरएम द्वारा लगातार जल्द संचालन शुरू होने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन आखिर कब तक केवल आश्वासन ही मिलता रहेगा। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि मंत्री के उद्घाटन और साथ ही शासन स्तर से आदेश के होने के बावजूद आखिर पाली रोड बस अड्डा चालू क्यों नहीं हो पा रहा। जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा का सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम इस वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट रहा है। विद्यालय की छात्रा गुंजन ने 95.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का प्रथम स्थान हासिल किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने बताया है कि इस वर्ष कक्षा 12वीं परीक्षा में विद्यालय के कुल 68 विद्यार्थियों ने भाग लिया था तथा विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण घोषित हुए और साथ ही परीक्षा परिणाम में 50 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक तथा 9 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने बुधवार को मुख्य जिला
शिक्षा अधिकारी देवाराम प्रजापत तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार मीणा के साथ पीएम श्रीमती मेहताब देवी मिश्रीमल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीपुरा का अवलोकन कर विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने विद्यालय में संचालित स्मार्ट कक्षा एवं आईसीटी लैब और साथ ही ई लाइब्रेरी तथा संविधान कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं संचालन की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री यादव ने कक्षा 11 के विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। खबर कोटा से है, जहां आपको बता दें कृषि विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत समारोह राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने की है, जबकि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर विमला डूंगवाल द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं विद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। दीक्षांत समारोह में कुल 14 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 3 स्वर्ण पदक स्नातक अभ्यर्थियों को, 6 स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत है। रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के तीनों संगठन महाविद्यालयों में कुल 1428 विद्यार्थियों को गत वर्ष में विभिन्न संस्थाओं से छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई। मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में खेल में भाग लेकर किसी को नौकरी नहीं मिली या खुद की जमीन नहीं होगी, ये भी कर सकते। और मुझे ख्याल से करना जरूरी है कि अपने राष्ट्र का उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्र की संपत्ति बढ़ेगी। ये करना मेरे ख्याल से बहुत जरूर लगता है। और सबसे तो कृषि हो या आदमी हो या सभी पशु पक्षी हो, जानवर हो, सब जीवित कैसे? तो जल से, पानी से। बारिश गिरी तो ही कृषि फसल देती है, नहीं तो नहीं देती। पानी रहता भी अपन जीवित रहते हैं, कोई भी प्राणी जीवित रहता है। लेकिन इसका जो आप उपयोग करते हैं, तो उसका उपयोग करते करते उसका अपन जो काम करते हैं तो उसकी बचत भी करने का अपना दायित्व हो। ये बात कहता हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। कोटा शहर की कृष्णा नगर कॉलोनी में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलोनी के एक साथ 2 बड़े सांप दिखाई दिए हैं। दोनों सांप आपस में लिपटे हुए नजर आए हैं, जिन्हें देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। और साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर सांप दिखाई दिए हैं वहां आसपास मशीनों से काम भी हो रहा था। ऐसे में लोगों को डर था कि कहीं कोई सांप को नुकसान ना पहुंचा दे या फिर सांप किसी को काट न ले। कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चों के बाहर खेलने के कारण लोगों की चिंता बढ़ गई और सूचना मिलने पर स्नेक रेस्क्यूअर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों सांपों को सुरक्षित किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों सांपों की लंबाई करीब 11 फीट के आसपास थी। रेस्क्यू के दौरान दोनों ने लोगों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद थी और रेस्क्यू के बाद गोविंद शर्मा ने वन विभाग को वहां पर फॉरेस्ट भवानी सिंह को सूचना भी दे दी थी। भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए द्वारा प्रस्तावित लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर आज मलाह ग्राम पंचायत में किसानों के साथ जनसुनवाई बैठक आयोजित की गई है। बैठक में काफी संख्या में मौजूद किसानों ने इस स्कीम का विरोध करते हुए अपनी जमीन नाराजगी दर्ज जताई और साथ ही बीडीए अधिकारियों द्वारा किसानों को पक्ष को नहीं सुनने पर भी आरोप लगाया है। बैठक में बीडीए अधिकारियों ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अवाप्ति अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि साझेदारी आधारित विकास
विकास मॉडल है। बैठक में मौजूद भरतपुर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त शिवन्या गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा और साथ ही बीडीए कमिश्नर ने के निर्देशन में किसानों को योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशा अनुरूप और कमिश्नर सर के निर्देशन में आज हमने मला ग्राम पंचायत में एक मीटिंग का आयोजन किया। हमारा उद्देश्य किसानों को समझाइश करना था। हम जानते हैं कि भरतपुर विकास प्राधिकरण LPS के तहत 4 स्कीम लेके आ रहा है और ये स्कीम अवाप्ति की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अवाप्ति में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और अवाप्ति की प्रक्रिया से उनकी जटिलताओं से बचने के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण LPS के तहत स्कीम लेके आ रहा है। इसमें किसानों को उनकी ज़मीन साझेदारी आधारित विकास मॉडल के तहत उनकी ज़मीन हम लेंगे और उन्हें डेवलप करके उनकी ज़मीन का 45 से 55% तक का एरिया हम उनको वापस विकसित भूमि के रूप में देंगे। आपका शिवन्या गुप्ता, उपायुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण। 20 साल पुरानी टंकी का पाइप फटा, 10 लाख लीटर पानी कुछ ही मिनटों में बहा है। गर्मी में बढ़ी मुसीबत, गर्मी के प्रकोप के साथ ही अलवर की जनता पानी के लिए जूझ रही है। आपको बता दें, जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते शहर की स्कीम 8 से पानी की टंकी से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है। घटना की सूचना पर पंप ड्राइवर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचकर आपको बता दें कि जांच की गई। अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र में पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए टंकी की मरम्मत जल्द की जाएगी। स्कीम नंबर 8 टंकी के पाइप ड्राइवर साथी राहुल सैनी ने बताया है कि बुधवार सुबह क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए लाइन खोलते समय टंकी का पाइप अचानक टूट गया। इससे टंकी में भरा करीब 10 से 12 लाख लीटर पानी कुछ ही मिनटों में बह गया। अब ये कौन सा वार्ड है आपका? ये स्कीम नंबर 8 निचला सोनावा, वार्ड नंबर 32। क्या देखा था आपने? ये पाइपलाइन फटी एकदम से आवाज़ के साथ। टंकी लगी टंकी में सप्लाई जारी है जो पूरे सोनावा की और आसपास मालनगर तक का इलाका है, इसकी सप्लाई है यहाँ से। और इसका पाइपलाइन एकदम से ब्लास्ट हुआ, सप्लाई खुली होगी नीचे से, उसके बाद से पानी फट गया, पूरा पानी फैल गया, बाहर चला गया। क्या लगता है पुराना पाइप है या किसी ने चेक नहीं करा या कोई ध्यान नहीं दिया? ये तो वाटर वर्क्स के पास इसकी एक्सपायरी डेट होगी, जो भी एक्सपायरी डेट है उसके हिसाब से कि है कि वैलिड था, पाइप का मैन्युफैक्चरिंग एरर है, क्या है। अगर चेक करते तो ऐसा नहीं होता। अगर इनकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से काम हो, कुछ भी जो भी इनको पता हो वाटर वर्क्स वालों को, उस हिसाब से। ऐसा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 35। क्या हुआ था यहाँ पर? सुबह 6:30 बजे सप्लाई खोल रहा था। सप्लाई खोलते टाइम ही इसका ऊपर से पाइप सप्लाई वाला वो क्रैक हो गया, पूरा पानी पानी आने लग गया। तुरंत खड्डे में से बाहर निकल के भागा हूँ मैं, चप्पल अप्पल सब इधर ही रह गई मनी भी। तो कोई हादसा हो सकता था अगर आप रुको तो? अगर ये पाइप का टुकड़ा नीचे गिरता तो कोई हादसा भी हो सकता आपको था। लग भी सकती थी। तो उसके बाद में अधिकारी सारे आ गए थे? हाँ, सारे अधिकारी आ गए, सुबह ही देख गए इसको। तो उन्होंने देख रेख करी यहाँ की? हाँ, आए वो? आए, तुरंत अधिकारियों को सूचना दी थी, तुरंत आ गए। कितना लीटर पानी आता है इसमें? इसमें 4 साढ़े 4 लाख। खबर कानपुर से है, यानी जहां पर आज बुधवार को भाजपा और साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हंगामा हुआ है। कानपुर के परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिलापट्ट लगाने को लेकर बुधवार को भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। विद्यालय में विधायक निधि से कराए जा रहे सुंदरीकरण कार्य के शिलापट्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें, हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की और विधायक अमिताभ बाजपेयी
वाजपेयी को हिरासत में लिया है। काफी देर तक विद्यालय परिसर और आसपास का क्षेत्र राजनीतिक अखाड़ा बना रहा। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हुआ है और साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। विधायक के पहुंचने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हाथापाई होने लगी। से जनहित के कामों में, विकास के कामों में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडों ने आज जो अराजकता फैलाई है उसको पूरा शहर, पूरा प्रदेश देख रहा है। जिस तरीके से माननीय विधायक जी के साथ हाथापाई करी, जिस तरीके से मामला करीब लगभग 2 साल से पहले से चल रहा है। इस प्राइमरी स्कूल से हमारी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये पुराना विद्यालय में जो पहले पुराना हिस्सा पार्ट खराब था, उसको तोड़वा के हम लोगों ने समाज सेवी संस्थाओं से, सरकार से बात करके यहाँ 3 कमरे हम लोगों ने बनवा दिए, जिसमें 85 बच्चे आराम से पढ़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक पैसा कहाँ से कमावे, इसलिए विधानसभा की जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं उन पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर उनकी नीयत खराब रहती है। इन्होंने गुपचुप तरीके से सरकारी अधिकारियों को, बाबुओं को मिलाकर इसकी टेंडर प्रक्रिया गोल-चोल तरीके से कराई। जब मुझको जानकारी हुई तो मैंने कहा कि इस टेंडर प्रक्रिया में किसी नेशनल पेपर में देना चाहिए। मैंने उसकी जांच सांसद जी से कहकर कराई, लेकिन चूंकि वहां के कर्मचारी अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे, उसकी जांच निरर्थक हो गई। जब निरर्थक हो गई और इन्होंने फिर मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट से इनको सबको नोटिस इशू हुई। नोटिस इशू होने के बाद सांसद जी से डीएम ने सांसद जी को बातचीत किया कि भाई चलिए इसको हम दोनों लोगों का बैठ के इसको समाधान करते। सांसद जी ने कहा सुरेश जी विकास के काम में आप सब सहयोग करिए। हमने कहा सांसद जी जो आप कहेंगे वो हम सहयोग करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, सांसद जी और डीएम को एक पत्र भेजा, तो इसमें बाउंड्री गेट और साथ में दीवार से जुड़ा हुआ एक बड़ा कमरा, ये सांसद जी ने अपनी निधि से पास कराया। सांसद जी को 14 तारीख को सांसद जी को यहाँ पर उद्घाटन करना था। उससे पहले इनके गुंडे, दही सड़क के गुंडे और इनके मुसलमान ठेकेदार ये सारे के सारे आए और यहाँ पर इसको खुदाई करने लगे। तो हमने कहा भाई तुम्हारा उद्घाटन तो परसों है, आप कल हमारा जब हो जाए उसके बाद आना। ये साइट तो हमारे सांसद जी की है, इसको लेकर वो हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जब मैंने माननीय जिला अध्यक्ष जी अनिल दीक्षित को सूचना की और यहाँ के माननीय पार्षदों को हमने सूचना की, जीतू वाजपेयी जी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं, तो भारी भरकम लोग यहाँ पर आ गए। आने के बाद इस सीताचोर विधायक को दौड़ाया गया, प्रशासन के लोग आए। हमने कहा 14 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, मेरे घर का कार्यक्रम है, इन अपराधियों की आईडी चेक की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं यहाँ पर और ये हिंदुओं का क्षेत्र है। और परमठ का एक इतिहास है, कभी बाहरी आदमी गुंडाई करके नहीं जा पाया है। हमारा बचपन यहीं से बीता है, मेरा जन्म यहीं हुआ है और हम विकास के कार्यों को महत्व देते हैं। मोदी जी और योगी जी के जो योजनाएं हैं, लेकिन हम उसके साथ भ्रष्टाचार आगे क्या करेंगे? आगे हमारा जो है कानून का है, जो कानून के लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जो तय करेंगे। सांसद जी को अधिकार मिले, आपका अपना है। और आप सरकारी बिल्डिंग पे जो आप बड़ी होर्डिंग लगाकर अपना फोटो समाजवादी का दिखाना चाहते हो, वो मैं नहीं होने दूंगा। अब सिर्फ पत्थर लगेगा मानक के अनुसार, वो भी जो प्रशासन तय करेगा। विधानसभा परमठ में एक स्कूल का निर्माण का कार्य चल रहा था। एक विधायक निधि से कोई सरकारी काम नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई संस्था करा के दे रही है या नगर निगम से हो रहा। विधायक निधि से एक विधायक काम करा रहा है, पर एक भाजपा का बदतमीज विधायक पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, तो नाम लेके मैं यहाँ हीरो नहीं बनाऊंगी उस आदमी को। वो बदतमीज आदमी, उसने लेबर के ऊपर हाथ उठाया, उसने बदतमीजी करी। हम लोगों को जनता चुन के भेजती है, हम उनके काम के लिए आए हैं यहाँ पर। और अगर इस तरह से बदसलूकी लेबर क्लास के आदमी से होगी तो आम आदमी हो, कोई भी, आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले बात तो सरकारी काम में बाधा डाली है उसने, इसकी हम FIR की मांग करने आए यहाँ पर।
उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच होगी, मांग करी कि जांच हो के या उससे पहले हमारी मांग है कि FIR पहले हो फिर जांच होती रहेगी। तो ये उन्होंने कहा है कि जो है इसकी जांच होती है और शाम तक या कल तक इसका हम निस्तारण करते हैं। तो बस यही वजह है। देखिए कि सरकारी स्कूल में निर्माण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई है, जांच करा रहे हैं, जांच के उपरांत जो भी आवश्यक तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। नए विधायक जी यहाँ आ गए थे, उनको बुला लिया गया था, बुला करके बात कर ली गई है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जांच अभी कोई नहीं, जांच में प्रथम दृष्टया कोई जांच नहीं है, जांच चुकी होगी, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मैं इस प्रकरण की, जैसा मैंने पूर्व में कहा, जांच कराई गई, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में उनके आधार पर। में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। उसी प्राइमरी स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के हारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी रहते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसमें चमगादड़, नेवले, सांप रहते थे, उसको तोड़ने का टेंडर हुआ तो उन्होंने शिकायत करी सो करी। जब टेंडर हो गया तो जाके ठेकेदार के कर्मचारियों को मार पीट करके भगा दिया। हम लोगों ने फिर भी अधिकारियों से गुहार लगाई, विधानसभा में सवाल उठाया और ये तय हुआ कि उसकी जांच होकर दोबारा टेंडर ठीक होकर के वो बिल्डिंग टूटेगी और नई बिल्डिंग हमारी विधायक निधि से बनेगी। ये सारा काम प्रोसेस से हो रहा था। पुरानी बिल्डिंग टूट गई जिलाधिकारी के आदेश पर और विधानसभा के आदेश पर। सुरेश अवस्थी जी ने उसके बाद सांसद जी संपर्क किया कि साहब विधानसभा के विधायक है, ये बना देंगे स्कूल तो हमारे मोहल्ले में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सांसद जी ने उनसे कह दिया ठीक, कुछ हम भी बनवा देंगे। इस बात में हमको भी कोई आपत्ति नहीं थी। हमारा एनओसी थी, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और 15 तारीख को मैंने उसको शिलान्यास करने की घोषणा कर दी, परसों की तारीख में। और आज जब हमारा ठेकेदार उसके कर्मचारी मौके में साफ सफाई करने पहुंचे पूजन के लिए, तो सुरेश अवस्थी ने खुद आकर के लगभग 10:35 पर स्वयं आकर ठेकेदार, उसके सुपरवाइजर और उसके कर्मचारियों से खुद मारपीट करी और कहा कि बुला लो अपने विधायक को जहां हो। मेरे पास 10:38 पर फोन आता है, मैं घर से निकलता हूँ अकेले और जब मौके पे आता हूँ तो पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि पुलिस को सूचना मैंने दी थी। मैंने ही डीसीपी को सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना है। पुलिस मौके पे थी और पुलिस के सामने उन्होंने हमको, हमारे लोगों को गालियां दी और धमकाया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस के अधिकारी लगातार हम लोग समझाते रहे। मारपीट की घटना से पुलिस इनकार कर रही है। किस प्रकार से सुरेश अवस्थी ने अपने गुंडों के साथ में आके गरीब लेबर से मारपीट करी, ठेकेदार सुपरवाइजर से मारपीट करी और सरकारी काम को रुकवाया है, इसकी मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। पुलिस हम लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा करके यहाँ लाई है। जब पुलिस हम लोग लेके आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडा किस्म के जो एलिमेंट है वो एग्रेशन में होकर के हमको चप्पल दिखा रहे थे, हमारे लोग चप्पल दिखा रहे थे और आप लोग मीडिया के कैमरों में होगा कि उनके लोग चढ़ करके मारने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस हमको धकियाते हुए लाई है, मेरे भी हाथ में ये निशान आया है और पुलिस हमको धकिया करके आखिर डीसीपी क्या लाई है। कई घंटे वार्ता चली है लेकिन कोई उम्मीद हमको दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो जांच कराएंगे, पर हमको इस सरकार से ये कमजोर रीढ़ वाले अधिकारियों से बहुत उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। पर हमने मांग करी है कि कैसे कोई गुंडा आकर के सरकारी काम को खुद रोकेगा। यदि किसी को कोई शिकायत थी तो सरकारी तंत्र पर भरोसा करके अधिकारियों से कहना चाहिए था, मौके पर गुंडाई नहीं करनी चाहिए थी। हमने तहरीर दी है, जांच की मांग करी है और परसों 15 तारीख को 11 बजे का मेरा घोषित कार्यक्रम है उस जगह का शिलान्यास करने का। परसों मैं जाकर के वहां शिलान्यास करूंगा। तो जो साबित करे, हमसे क्या मतलब? टेंडर कौन करता है? सरकारी विभाग। ठेकेदार किसका? सरकारी विभाग का। पैसा किसने लिया? सरकारी विभाग ने। ये हमसे क्या मतलब? मुंह से आरोप लगाने से नहीं होता है। लेकिन जो उन्होंने आज जब मैं चल रहा था तो उन्होंने चप्पल दिखाई, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि स्कूल बन जाने दो गरीबों का, तो उन्होंने मुझको इशारा किया कि मेरे पैर छुओ। मैं पैर छूने को तैयार हूँ, बशर्ते स्कूल बन जाए। एक शर्त और है कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि उन्होंने गरीब मजदूर को नहीं मारा है। अगर गरीब मजदूर को मारा है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और मेरे ऊपर यदि पैर छूने से स्कूल बनता है तो मैं पैर छूने तैयार हूँ। जगह बता दें कहाँ पैर छूना आके मैं पैर छू लूंगा, लेकिन गरीब बच्चों का स्कूल बनवा के रहूंगा और परसों में शिलान्यास करने जाऊंगा। ये वीडियो आपके पास होंगे, आपके मीडिया के साथियों के पास होंगे। 10:38 मेरे पास खबर आई है। 10:46 मैंने डीसीपी साहब को फोन किया है। मैं अकेला गाड़ी चला के घर के लोअर टी शर्ट में गया हूं और पहले चरण से आपके मीडिया को साथी थे जिन्होंने मेरी एक एक घटना को कवर किया है। मेरे पूरे वीडियो है।
हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, गांधीवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों से अपनी गुहार लगाई है। न्याय नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, स्कूल बनाएंगे, पहले भी बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे, अपने क्षेत्र गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा हम बनाएंगे। अब उन्होंने कहा कि जांच करके मुकदमा लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो परसों पहले मैं शिलान्यास करूंगा, फिर इसके ऊपर अलग से आंदोलन करेंगे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।